दोस्तों, अगर हम अफ्रीका की इकोनॉमी की बात करें तो केवल 0.6% अफ्रीका केवल सोलर पैनल से बिजली बना पाता है। उसके अलावा 10 गुना जो बिजली की प्रोडक्शन है वो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से वो जनरेट करता है। तो दोस्तों, अफ्रीका इतना ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर होने के बावजूद भी केवल 0.6%, जो कि बहुत छोटा सा एक अमाउंट है, उस अमाउंट की सोलर एनर्जी का बेनिफिट वो ले पाता है। और अफ्रीका के 60% हिस्से आज भी बहुत ज़्यादा आर्थिक हालात उनकी कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में उनकी पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, क्योंकि वहाँ जो पर यूनिट की कंजम्पशन है, पर यूनिट का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो 40 रुपये यूनिट से भी ऊपर है, जो कि वहाँ आम नागरिक को देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, क्यों नहीं उस अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के अंदर सोलर पैनल लगाकर इतनी एनर्जी बना ली जाए कि पूरे वर्ल्ड को हम पावर दे पाएँ, एक इतना बड़ा पावर का सोर्स दे पाएँ कि पूरा वर्ल्ड उससे जगमगा जाए। और आने वाले टाइम पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए अफ्रीका एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो। तो दोस्तों, ये करना बहुत ही नामुमकिन है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 9.2 मिलियन जो स्क्वायर एरिया है, किलोमीटर एरिया है अफ्रीका का, उसका केवल अगर 1.2% एरिया में सोलर पैनल अगर लगा दिए जाएं तो पूरी पृथ्वी को, पूरी अर्थ को पावर देने के लिए वो काफ़ी होगा। सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है, सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरे विश्व को एनर्जी देने में सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों, ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अफ्रीका से 4828 किलोमीटर दूर जो साउथ अमेरिका के अंदर रेन फॉरेस्ट जंगल है, जिस फॉरेस्ट का नाम आपने सुना है, अमेजन का जो जंगल है, जिसके अंदर अपने आप कई बार आग भी लग जाती है, और बहुत ही हरा भरा जो जंगल है, वो हरा भरा जंगल केवल पॉसिबल है केवल और केवल सारा मरुस्थल डेजर्ट की वजह से। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोई चीज 4828 किलोमीटर दूर जो कि साउथ अमेरिका में है और वो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट की वजह से पॉसिबल है। आपको ये लगेगा क्या ये मजाक है? दोस्तों, बिल्कुल 100% ये ट्रुथ है। और ये जानकर साइंस का जो एनवायरमेंटल साइंस है, उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर ये लूज सैंड, या हम कह सकते हैं अगर ये डेजर्ट नहीं होता सहारा का, तो अमेरिका के अंदर रेन फॉरेस्ट अमेजन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो पाता। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा है जो अफ्रीका का शेजल एरिया है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश किसी टाइम पे आ जाती है तो अमेरिका का जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा नहीं हो पाता, और उसके अंदर जो हरियाली है वो कम हो जाती है, जो कि देखिए आप लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक वो उसको इफेक्ट करती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, अफ्रीका के अंदर जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, उसकी जो सैंड है, करीब करीब 1.2 मिलियन मीट्रिक टन सैंड जो है वो हर बारिश में उड़कर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़कर वो रेन फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल है, उनके ऊपर जाकर बिछ जाती है। और उनके बिछने के बाद आपको पता है, जंगल के अंदर जब कोई पौधा बड़ा होता है और उसको सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काम करता है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। और वो फॉस्फोरस जो है वो यहाँ से जो सैंड उठकर गई है, मरुस्थल से जो सैंड उठकर गई है, वो उस फोटोसिंथेसिस एटीपी प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके वो पौधे बड़े हो जाते हैं। और वहाँ जब सहारे में बारिश नहीं होती, तो सेजल एरिया में जब बारिश नहीं होती, तो वो सबसे ज़्यादा अमेरिका का रेन फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने और हरा भरा करने में सबसे ज़्यादा वो मददगार साबित होता है। बारिश में उड़कर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़कर वो रेन फॉरेस्ट जो सहारा अमेजन के जंगल है, उनके ऊपर जाकर बिछ जाती है। और उनके बिछने के बाद आपको पता है, जंगल के अंदर जब कोई पौधा बड़ा होता है और उसको सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काम करता है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। और वो फॉस्फोरस जो है वो यहाँ से जो सैंड उठकर गई है, जो अफ्रीका के जंगलों से
जो मरुस्थल से जो सैंड उठकर गई है, वो उस फोटोसिंथेसिस एटीपी प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके वो पौधे बड़े हो जाते हैं। और वहाँ जब सहारे में बारिश नहीं होती, तो सेजल एरिया में जब बारिश नहीं होती, तो वो सबसे ज़्यादा अमेरिका का रेन फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने और हरा भरा करने में सबसे ज़्यादा वो मददगार साबित होता है। और दोस्तों कई बार आपने देखा है, अभी 2021 की अगर हम बात करें तो साइक्लोन, अभी हमने सुना था साइक्लोन इतना बड़ा आया था कि उसने जो अटलांटिक महासागर है उसके अंदर भी जो फूड चेन है, अटलांटिक महासागर है उसके अंदर हम फूड चेन की बात करें तो उसको भी उसने डिस्टर्ब कर दिया था। और जो मेरीन लाइफ है उसको पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था। और उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये अफ्रीका के जो डेजर्ट है और अमेरिका का रेन फॉरेस्ट जो है, इन दोनों ने अपने आप को इतना बैलेंस करके रखा है कि पूरी अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इनका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका जो है वो काफ़ी एरिया उसका बहुत ज़्यादा गरीबी में है। और कोंगो जैसा जो एरिया है वो माइनिंग के लिए फेमस एरिया है। बहुत सारे इंडियंस वहाँ जाकर बिजनेस भी करते हैं और माइनिंग के वो बिजनेस में हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक ना होने का उनका सबसे मेन कारण है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो पाना। दोस्तों अगर हम इमेजिन करें 5000 साल पहले जब अमेजन जो रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता था, वो जस्ट लाइक डेजर्ट था। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये हरे भरे यहाँ जंगल थे। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जैसे ही बारिश थोड़ी सी चेंज हुई, उस एरिया में ज़्यादा होनी स्टार्ट हुई, तो इसने क्लाइमेट पे इतना असर डाला कि अमेरिका का जो अमेजन जंगल है, जो रेन फॉरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हरा भरा हो गया और अफ्रीका बिल्कुल डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए अटलांटिक जो महासागर है उसकी फूड चेन भी बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर अमेरिका में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी और यहाँ डेजर्ट में बारिश हो जाएगी तो फूड चेन जो अटलांटिक महासागर की है वो भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। साइक्लोन के आने की वजह से वो फूड चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसा कि हम बात करें अटलांटिक महासागर के अंदर प्लैंक्टन्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, बिग शार्क होती हैं और स्मॉल फिशेज होती हैं। ये पूरा का पूरा जो चेन है, जो फूड चेन है, वो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। जो कि हम बात करें मेरीन लाइफ के लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। ये एक प्लैंक्टन्स जो हैं वो श्रिम्प्स का फूड है और श्रिम्प्स जो हैं वो स्मॉल वेल का फूड है और जो लार्ज वेल हैं वो स्मॉल वेल को खाती हैं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, जो हम समुद्र की जो कह सकते हैं लाइफ जो है, मेरीन लाइफ है, वो इसी वजह से चल पाती है। अगर दोस्तों साइक्लोन्स आएंगे तो साइक्लोन्स में लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें निकलेंगी और ऊंची लहरें निकलने के बाद जो प्लैंक्टन्स हैं उनको अपना न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण और प्लैंक्टन्स ना ही अपना भोजन ले पाएंगे और ना वो किसी का भोजन बन पाएंगे, जिसकी वजह से ये सारा इकोसिस्टम पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। और दोस्तों ये साइक्लोन की वजह से ये दोनों के दोनों जो एरिया है अमेरिका का और साउथ अफ्रीका का जो एरिया है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हम बात करें अफ्रीका के एरिया में, अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकती है और उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्टिव सैंड के अंदर होती है, जिसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तो प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा उसके बैड इफेक्ट क्या है, उसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा सोलर पैनल तो वो वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ की हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ का वातावरण बनाने के लिए भी इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल वहाँ लगने के बाद जो कोल्ड एयर है वो नीचे रह जाएगी और हॉट एयर ठंडी होने के बाद ऊपर उठ जाएगी, जिसकी वजह से अफ्रीका के जंगलों में बारिश भी हो जाएगी। और दोस्तों आपको पता है DC टू AC का जो कन्वर्जन है, सोलर पैनल DC लाइट जनरेट करते हैं और उनको अगर AC में हम कन्वर्ट करेंगे और कंसंट्रेटेड तरीके से अफ्रीका के जंगलों में हम सोलर पैनल के थ्रू बिजली बनाएंगे तो उस बिजली का जो डाइवर्जन है थ्रू ट्रांसफार्मर, जो कि DC टू AC कन्वर्ट करेंगे और थ्रू ट्रांसफार्मर, वो बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। सबसे पहले तो अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सन के थ्रू जब फुल इंटेंसिटी में 100% ऑफ लाइट को जब वो फोटोवोल्टिक रेज को एब्जॉर्ब करता है तो केवल 40% ही उन रेज को एब्जॉर्ब कर पाता है, फोटोवोल्टिक रेज को, और उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। आपने पिछले वीडियो में भी मेरा देखा होगा
लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जब हम कंसंट्रेटेड तरीके से किसी जंगल में पूरे अफ्रीका के लिए, पूरे अमेरिका के लिए, जब हम पूरे वर्ल्ड के लिए पावर जनरेट करेंगे तो उसको डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर लगेंगे जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगर एसी का ट्रांसमिशन कुछ लिमिटेड किलोमीटर के बाद अगर हम उसका ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें लाइन लॉसेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। डीसी में तो कुछ कम किलोमीटर में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एसी में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी के लॉसेज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिन्यूएबल एनर्जी अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। अफ्रीका के अंदर ना पॉसिबल होने का इसका मेन कारण यही है। ये पूरी अटलांटिक की जो फूड चेन है वो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन का हरा भरा रेन फॉरेस्ट है, जो कि नासा के कैलिप्सो सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने इस रिसर्च को देखा है कि इन दोनों फॉरेस्ट और डेजर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है सोलर, उसमें सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। पी टाइप और एन टाइप जो जंक्शन है उसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स मूव करते हैं उस एक्टिव प्लेट के अंदर, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। जब उसके ऊपर फोटोवोल्टिक रेज डलती हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी का वो प्रोडक्शन करता है, और 40% ही प्रोडक्शन वो 100% रेज डलने के बाद कर पाता है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो कोबाल्ट का जो माइनिंग है वो अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा हो सकती है। कोबाल्ट का सबसे बड़ा खजाना जो है वो अफ्रीका के अंदर है। और लिथियम बैटरी की अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो उसमें लिथियम फॉस्फेट के अलावा कोबाल्ट को भी साथ लिया जाता है, और वो एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सबसे बेस्ट सोर्स आने वाले टाइम में, लिथियम बैटरी जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स साबित होने वाला है। अगर हम बात करें कोबाल्ट की माइनिंग की, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर टूल्स का यूज़ होता है, पानी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके अंदर रेयर जो प्रोडक्ट है इसको ज़मीन से निकाला जाता है। और इसकी माइनिंग में निकालने के टाइम जो CO2 का एमिशन होता है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा हमें पावर टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से CO2 का एमिशन होता है जो कि हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। अगर वहाँ सोलर पैनल को डेवलप कर लिया जाए, अगर वहाँ सोलर पैनल की एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ अफ्रीका के अंदर कर लिया जाए, तो दोस्तों आने वाला वो टाइम दूर नहीं है कि आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी एक बहुत बड़ा अल्टरनेट, लिथियम फॉस्फेट बैटरी एक बहुत बड़ा अल्टरनेट लेड एसिड बैटरी का बनने वाला है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लिथियम फॉस्फेट बैटरी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और किस तरीके से रिसाइकलिंग इस प्रोडक्ट की जाती है, और कैसे आने वाले टाइम के अंदर जो ब्लास्ट हैं जो लिथियम बैटरी के अंदर अभी तक सुनने में आते हैं, अपने आप में एक बॉम्ब है, उसको हम किस तरीके से इस धारणा को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं लिथियम बैटरी के एक्सट्रैक्शन में, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में किस टाइप के इमिशन को रोका जा सकता है और किस तरीके से हम लिथियम बैटरी आने वाले टाइम में अल्टरनेट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बना सकते हैं, तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये सहारा रेगिस्तान का, डेजर्ट का अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।